हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ भाई खाता बाई सोनल। आज हम लोग क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ की बातें करेंगे और बातें ही नहीं, अभी सीबीएसई ने जो रिलीज़ किया है लेटेस्ट सैम्पल पेपर क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का, उसका एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो आर यू गाइज रेडी? तो फिर जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। सो एज यू कैन सी, सबसे पहले हमें क्वेश्चन पेपर जब भी मिलता है ना, तो हमको जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने चाहिए, है ना। तो लिखा है रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो देम। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 34 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। 34 क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर में होंगे और सारे ही क्वेश्चंस कंपल्सरी है, मतलब आपको आंसर हर एक क्वेश्चन का करना है। Marks are indicated against each question. हर एक क्वेश्चन के बगल में मार्क्स इंडिकेट किए हुए हैं। आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। आंसर जो भी आप लिख रहे हो ब्रीफली लिखो और टू द पॉइंट लिखो, ऐसा नहीं कि कॉपी भरने के लिए कुछ भी ऊट पटांग लिख दो, है ना। आंसर्स to the question carrying 3 marks may be from 50 to 75 words। और वर्ड्स भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 50 टू 75 वर्ड्स के ही होने चाहिए। 4 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 150 वर्ड्स तक के होने चाहिए एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन है तो अबाउट 200 वर्ड्स के होने चाहिए। अटेम्प्ट ऑल पार्ट ऑफ क्वेश्चन टुगेदर, और ऑल मतलब होता है ना, किसी क्वेश्चन का 2 पार्ट है, 5 में बटा हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि एक पेज में जब भी याद आया तो एक पार्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद जब भी याद आएगा बाद में लास्ट में तो फिर अदर पार्ट लास्ट में लिखेंगे। तो ऐसा मत करो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो कोशिश करो कि क्वेश्चंस के जितने भी पार्ट्स हैं टुकड़ों में आंसर ना करो और एक ही जगह पे आंसर करो, ठीक है। तो हम सबसे पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, देखो, Akash works as a production manager in Elite Enterprises manufacturing LED lights. Due to festive season, there is lot of demand of their lights. Akash was given the task of producing 100 units of LED lights at the rate 200 per unit within 5 days for an urgent order. Akash was able to achieve the target of 100 units of LED lights within 5 days at the rate rupees 220 per unit. अब आकाश क्या है, एलाइट एंटरप्राइजेस में प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है। और एलाइट एंटरप्राइजेस क्या है, तो एलईडी लाइट्स मैन्युफैक्चर करता है वो। फेस्टिव सीजन के समय में ऑर्डर मिला था कि 100 यूनिट्स ऑफ एलईडी लाइट्स और पर यूनिट का कितना प्राइस होना चाहिए, 200 पर यूनिट, ठीक है। 5 डे का टाइम मिला था कि ये ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए। आकाश ने वो ऑर्डर को 5 दिन में कंप्लीट किया। 100 एलईडी लाइट्स उसने टारगेट को अचीव किया, लेकिन उसने देखो प्राइस बढ़ा दिया। 200 पर यूनिट का ऑर्डर था और इसने 220 पर यूनिट प्राइस बढ़ाया, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन पूछा है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग वेदर आकाश इज एफिशिएंट ओनली, इफेक्टिव ओनली, बोथ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, नीदर एफिशिएंट नॉर इफेक्टिव। तो आंसर क्या हो जाएगा, इफेक्टिव ओनली। अगर एफिशिएंट रहता तो ये विद इन गिवन रिसोर्सेज ही काम कंप्लीट कर देता है ना। लेकिन यहाँ पे उसने क्या इंपॉर्टेंस दिया, किसको इंपॉर्टेंस दिया, टाइम को। टाइम को इंपॉर्टेंस दिया है। 5 दिन का टारगेट था, 5 दिन में काम पूरा करना था, 5 दिन में उसने काम पूरा कर दिया, ठीक है, बट उसने प्राइस बढ़ा दिया, रिसोर्स बढ़ा दिया, ठीक है। तो इफेक्टिव ओनली आंसर हो जाएगा, आकाश इज इफेक्टिव ओनली। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम is a component of economic environment? Which of the following items is a component of economic environment? Options है, expansion of transportation and communication services in Delhi, facility of booking train tickets through mobile apps, ये component of economic environment बिल्कुल नहीं है। Restriction of 15 years old petrol vehicles plying on roads in Delhi,
ये भी नहीं। द हरियाणा गवर्नमेंट्स अनाउंसमेंट फॉर फ्री बस राइड्स फॉर फीमेल्स ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन, तो ये भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ए ही सही लग रहा है, एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज इन दिल्ली। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नाउ आप लोग एक बार ध्यान से ये क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम देखो, इसी पेज में दिया है, दूसरे पेज में इसका क्वेश्चन है, तो ये डायग्राम ध्यान से देख लो। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर है एक, उसके नीचे कॉस्मेटिक्स का एक अलग डिपार्टमेंट है, गारमेंट्स का अलग डिपार्टमेंट है, फुटवेयर का अलग डिपार्टमेंट है, स्किन केयर का अलग डिपार्टमेंट है। अब देखो गारमेंट्स में ही एक ह्यूमन रिसोर्स HR भी है, मार्केटिंग का बंदा भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी है, परचेजिंग का भी है। ठीक है, नाउ अब पेज पलटते हैं, तो इस डायग्राम को बस ध्यान से मतलब दिमाग में रखना। सो क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपिक्टेड इन द अबव डायग्राम। तो वहां पे कौन सा, वो तो देखने से ही हमको पता चल रहा है कि वो डिविजनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर तो है नहीं, फंक्शनल बिल्कुल नहीं है, और इनफॉर्मल एंड फंक्शनल दोनों ही स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है। देखने से, डायग्राम देखने से ही पता चल रहा है कि डिविजनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विथ अ रिवॉल्यूशन टेकिंग प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स विथ सुपर क्लास कैमराज। रिवॉल्यूशन है ना, अभी किसी को भी फोन लेना हो तो सबसे पहले कैमरा क्वालिटी वो चेक करता है कि कैमरा का क्या क्वालिटी है भाई, है ना। द बिजनेस ऑफ कैमराज इन द कंज्यूमर मार्केट हैज टेकन अ हिट। और इस रिवॉल्यूशन में किसका बिजनेस मार्केट ऑक्यूपाई कर गया, तो कैमरा का। ठीक है, स्टडीज शो दैट मोबाइल फोन फोटोग्राफी हैज डिवास्टेटेड द कैमरा इंडस्ट्री, द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस। तो अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, ये जो भी केस दिया है वो बोल रहा है स्टडीज शो दैट मोबाइल फोन फोटोग्राफी हैज डिवास्टेटेड द कैमरा इंडस्ट्री। मतलब जो मोबाइल फोन फोटोग्राफी आजकल नॉर्मली, क्या हम भी, कैमरा तो हर एक के पास नहीं होता है, लेकिन हर एक के पास फोन होता है, और फोन होता है तो फिर वो वही फोन यूज करना चाहता है या इन्वेस्ट करना चाहता है अपना पैसा ऐसे फोन में जिसके कैमरा क्वालिटीज भी अच्छे हो, है ना। तो फोन फोटोग्राफी क्या कर दिया है, कैमरा इंडस्ट्री के मार्केट को पूरा ये डिवास्टेट कर दिया, खराब कर दिया। तो डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जो भी हाईलाइट किया गया है इस केस में, उसको वही पूछ रहा है कौन सा डायमेंशन है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, या सोशल एनवायरनमेंट है, या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पे सारे टेक्नोलॉजीज की बातें हो रही है, तो आंसर भी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स of management of as an art highlights that every manager applies his knowledge of principles in his own way to deal with a given situation। अब देखो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि that every manager applies his knowledge of principles in his own way to deal with a given situation। मतलब हर एक मैनेजर अपने तरीके से सिचुएशन को डील करता है ना। तो अगर ऑप्शन नहीं भी दिया होता तो इसका आंसर आपको पता होगा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन हो जाता। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी केस स्टडी है। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहले। मिसेस JK कंप्यूटर्स इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड इन असेंबलिंग कंप्यूटर्स इन द, ये किस टाइप के, एक सेकेंड, इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड इन, हाँ, मिसेस JK कंप्यूटर्स जो है वो एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है जो कंप्यूटर्स असेंबल करता है। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग रेस्ट विद टॉप मैनेजमेंट वाइल द मिडिल लेवल इज इन्वॉल्व्ड इन ओनली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। और इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं वो केवल टॉप मैनेजमेंट के पास होता है। ठीक है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप बोल सकते हो, ठीक है, मालिक लोग। ठीक है, और मिडिल लेवल का क्या काम है, केवल वो प्लान्स जो भी हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑन अदर हैंड, Progressive Computers Limited is a large company where a number of people from each level are involved in the decision making process। और वहीं पर अदर हैंड
एक प्रोग्रेसिव कंप्यूटर्स नाम करके कंपनी भी है, ठीक है, और वो बहुत लार्ज कंपनी है, बड़ा कंपनी है जेके कंप्यूटर्स से। और वहाँ पे क्या होता है ना कि हर एक पीपल अपना इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट दिखा सकता है डिसीजन मेकिंग में। द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज डिफरेंट इन द टू ऑर्गेनाइजेशंस एज द सिचुएशन इन ईच एंटरप्राइज इट्स नॉट सेम। अब सिचुएशन तो दोनों ही एंटरप्राइजेस, दोनों ही कंपनीज के सेम नहीं है, और सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो भी अलग अलग तरीके से वहां पे दोनों ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये ना ही मैनली बिहेवियर है, ना ही फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल हम किसको बोलते हैं, जिसको चेंज किया जा सके, और ना ही यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल भी हम उसी को बोलते हैं ना जो ऐसे फैक्ट्स जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मतलब अटल सत्य, तो उस टाइप का कुछ तो यहाँ पे लिखा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा कॉन्टिंजेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, तो आई थिंक ये भी एक केस स्टडी है, देखते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ अ बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज रिसेंटली चेंज्ड ड्यू टू दिस एंड इम्प्रूवमेंट कैन बी फेल्ट इन द वे कंपनी फंक्शंस। अब देखो, बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो गया है और उसके चलते काफी इंप्रूवमेंट भी कंपनी में देखने को मिल रहा है। अब क्या क्या इंप्रूवमेंट है तो वो भी देखते हैं। नाउ टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू प्लान्स वेयर एज अर्लियर डेडलाइंस वर नेवर गिवन इंपॉर्टेंस। अभी क्या होता है, टारगेट जो होता है वो प्लान के अकॉर्डिंग हो जाता है और पहले डेडलाइंस को इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं जाता था। नाउ देयर इज ऑर्डरलीनेस इंस्टेड ऑफ क्योज इन द ऑर्गेनाइजेशन। और पहले क्या होता था, केवल क्योज ही होता था, केवल प्रॉब्लम्स ही होता था, कोई ऑर्डर कभी कंप्लीट नहीं होता था। अब ऑर्डर कंप्लीट होता है और क्योज ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं होता है। क्योज मतलब प्रॉब्लम्स। एंड द एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। और अगर काम अच्छे से हो रहा है, टारगेट्स पूरा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर एम्प्लॉयज तो खुश और सेटिस्फाइड भी होंगे, संतुष्ट भी होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट विच इज हाईलाइटेड इन द अबव केस। अब ऊपर जो भी लिखा है उसमें से हमको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट करना है। तो मैनेजमेंट इज डायनामिक। ये डायनामिक, अब डायनामिक तो नहीं होगा, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो ग्रुप एक्टिविटी टाइप्स यहाँ पे कोई पॉइंट्स हाईलाइट नहीं किया गया है। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस ऐसा भी कोई पॉइंट हाईलाइट नहीं किया गया है। तो मैनेजमेंट इज एन इंटैंजिबल फोर्स हो जाएगा आंसर, ठीक है। नाउ question number 8, in an organization coordination is the function of every manager. Top level managers need to coordinate with their subordinates to ensure that the overall plans of the organizations are duly carried out. अब किसी भी organization में coordination जो function है, अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन एक मेन फंक्शन होता है मैनेजर्स का, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजर क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ ताकि काम्स प्लान्स अच्छे से हो पाए। मिडिल लेवल मैनेजर्स कोऑर्डिनेट विद टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड दी सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। और मिडिल लेवल, टॉप लेवल किससे कोऑर्डिनेट करता है, अपने सबऑर्डिनेट से। मिडिल लेवल किससे कोऑर्डिनेट करता है, तो टॉप लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल दोनों से। तो मिडिल लेवल को मैनेजमेंट को हम बोलते हैं ना, it acts as a bridge between top level managers and lower level managers। तो वही बात है। supervisory level managers coordinate the activities of the workers to ensure that work proceeds according to plans. The characteristic of coordination discussed in the above para is, तो इसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कोऑर्डिनेशन का डिस्कस किया गया है, तो एक बार ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। अब देखो यहाँ पे इस जो केस स्टडी दिया हुआ है वहां पे हर एक लेवल के मैनेजर्स का बात हुआ है और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बात हुआ है, उनको क्या काम करना है, कैसे कोऑर्डिनेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में बना के रखना है, वो बताया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, coordination is the responsibility of all managers. Now
क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है गीतांजलि मकान इज अ सक्सेसफुल बिजनेस लीडर. शी बिलीव्स दैट इफ jobs are made interesting by including greater variety of work content and providing a meaningful work experience, the jobs themselves become a source of motivation to individuals. The non-financial incentive that has been discussed in the above case is, यहाँ पे कौन सा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. अब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है? तो ऐसे इंसेंटिव्स जो आपको जॉब से मिलते हो जो कि फाइनेंशियल ना हो. अब बोनस कह लो तो वो नॉन फाइनेंशियल बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि उसमें पैसों का पैसा आ जाता है ना. ठीक है, तो जहां पे पैसा का बात आ जाएगा वो फाइनेंशियल कहलाएगा, और जो अदर देन पैसा हो, ठीक है, इन काइंड नेचर का हो तो वो नॉन फाइनेंशियल हो जाएगा. तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जॉब एनरिचमेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ बढ़ते हैं. अब देखो, तबीयत खराब होने के कारण आवाज़ भी कुछ हद तक आप लोगों को अलग लग रहा होगा, तो इसीलिए क्लासेस नहीं भी आ रहे थे और मतलब वीडियोस नहीं आ रहे होंगे, और आज सोचे कि शक्ल ना दिखाएं, केवल आज आवाज़ ही सुना देते हैं, है ना. तो थोड़ा बहुत हेल्पफुल भी रह जाएगा आपके लिए ये सैम्पल पेपर. तो फिर अब चलो बकवास नहीं करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 10, तो ये भी एक केस स्टडी है. आरपी इंफोटेक लिमिटेड decided to approach Patel Engineering College to recruit qualified personnel for various technical jobs in its newly opened branch in Surat. Which source of recruitment from the following has been used by RP Infotech Limited in the above case? अब देखो, RP Infotech Limited कोई कंपनी है, वो ना क्वालिफाइड पर्सनल कैंडिडेट्स को सीधा कॉलेज से ही रिक्रूट कर रही है, पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज से. तो अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं भी होगा तो आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए. ये हो जाएगा कैंपस रिक्रूटमेंट, क्योंकि डायरेक्ट तो कॉलेज के कैंपस में जाकर रिक्रूट करिए ना, जॉब दे रही है, तो वो हो जाएगा कैंपस रिक्रूटमेंट. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. अब देखो, बीएसटी और अकाउंट्स दोनों ही में 20 एमसीक्यूज आपके रहेंगे. ठीक है, और बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सब्जेक्टिव रहेंगे. तो और देखो, ज़रूरी नहीं हो कि क्वेश्चन 2D मतलब एकदम सीधा सीधा पूछे, है ना. क्वेश्चन घुमाता भी बहुत है सीबीएसई, और बीएसटी में तो केवल मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके केस स्टडी बेस्ड ही देंगे, है ना. देखो, अभी तक हमने 11 एमसीक्यूज की, और इसी में आई थिंक आपके मैक्सिमम 8 to 9 एमसीक्यूज केस स्टडी तो आ ही गए. तो केस स्टडी आई होप अभी तक आप लोग सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिए होंगे. ठीक है, तो थोड़ा क्या करो ना, क्वेश्चंस आंसर्स रटने के बजाय उसको समझने का कोशिश करो, क्योंकि केस स्टडी आएगा रटा रटाया चीज़ कभी काम नहीं आएगा. कहाँ पे क्या लिखे, क्या पूछ रहा है, समझ नहीं आएगा. इसीलिए दिमाग खोलो और फिर अच्छे से केस स्टडी को पढ़ो, समझो और फिर आंसर करो. ठीक है. तो फिर क्वेश्चन नंबर 11, एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेलिबरेटली डिजाइन्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ऐसे डिजाइन किया गया है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ताकि वो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को फैसिलिटेट करे. स्मूथ फंक्शनिंग मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर पाए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सच अ स्ट्रक्चर. कौन सा इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इस स्ट्रक्चर का फीचर नहीं है? तो इट क्लेरिफाइज हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम. अगर अच्छे से डिजाइन किया गया है तो क्लेरिफाई तो होगा ही. तो नॉट अ फीचर पूछा है ना, तो ये तो नहीं होगा आंसर. देयर इज अ सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ये भी नहीं होगा, ये तो पॉजिटिव बात कर रहा है. द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स रादर देन ऑफिशियली लेड डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस. और लास्ट बोलता है इट प्लेसेस more emphasis on work to be performed than interpersonal relationships among the employees. ये भी पॉजिटिव बात कर रहा है. और क्वेश्चन पूछा है नॉट अ फीचर, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा. द स्टैंडर्ड्स of behavior evolve from group norms rather than officially laid down rules and regulations.
ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. तो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे. आपको देखना होगा कि दोनों ही स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना होगा, मतलब समझना होगा, दोनों का आपस में कंपेयर करना होगा और फिर आंसर करना होगा. ठीक है. तो स्टेटमेंट 1 कहता है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर कंसिडर्ड रिस्कियर. हाँ ठीक है, रिस्कियर तो होता है. बोथ विथ रिस्पेक्ट टू रिटर्न्स एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट. रिटर्न्स मतलब जो भी अगर आप किसी कैपिटल मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया है तो उससे जो भी आपको इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो हो गया रिटर्न्स. और प्रिंसिपल रीपेमेंट मतलब जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उस पर्टिकुलर अमाउंट को प्रिंसिपल सम बोला जाता है. ठीक है. तो स्टेटमेंट 2 कहता है कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट जनरली यील्ड्स अ हायर रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टर्स. तो बात तो ये भी सही है. तो ऑप्शन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 is false. 1 is true and 2 or is false? नहीं, बिल्कुल नहीं. Statement 2 is true and 1 is false. नहीं, both the statements are true, both the statements are false. अब देखो तो दोनों ही statements एकदम सही हैं, तो आंसर हो जाएगा both the statements are true. Now, अब देखो ऑप्शन बाद में देखेंगे हम. ठीक है. हाँ, आंसर बाद में देखेंगे. चलो क्वेश्चन नंबर 13 में है मैच द वेरियस आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद द रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट्स इन कॉलम 2. सबसे पहले बोलता है कॉलम 1 में एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशंस. तो एडवर्टाइजमेंट फिर कॉलम 2 में देख लो क्रिएट्स अ पॉजिटिव इमेज अबाउट द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट्स. पेड फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, डेवलप पर्सनल रिलेशन विद द प्रोस्पेक्टिव बायर. तो पर्सनल रिलेशन बोल रहे हैं ना थर्ड में, डेवलप पर्सनल रिलेशन, तो ये तो केवल पर्सनल सेलिंग के साथ हो सकता है. तो ऑप्शन बी मैच करेंगे हम इधर कॉलम 2 का ऑप्शन 3 से. तो बी और 3 कहाँ दिख रहा है आपको? देखो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना. चलो फिर सी भी देखते हैं. पब्लिक रिलेशन का बात किया है तो पब्लिक रिलेशन क्या करता है? आपके कंपनी का इमेज को पॉजिटिव बनाता है, बढ़िया बनाता है लोगों के सामने. तो ऑप्शन कॉलम 1 सी पब्लिक रिलेशंस को मैच करा देंगे कॉलम 2 1 के साथ. तो अब देखो 1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में दिखा. तो एडवर्टाइजिंग क्या हो जाएगा? पेड फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग 2. नाउ ए एडवर्टाइजिंग 2, पर्सनल सेलिंग 3 एंड पब्लिक रिलेशंस 1. आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ये वाला ए. ठीक है. नाउ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नहीं 14. तो 14 क्वेश्चन बोलता है व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इज सच दैट इट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर द डैश इज और आर सेड टू बी ऑप्टिमल. तो देखो वर्किंग कैपिटल तो नहीं होगा बिल्कुल. ठीक है. फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है आपको पता है, वो भी नहीं होगा. कैपिटल स्ट्रक्चर होगा क्योंकि बोथ ए एंड बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा. ठीक है. आंसर क्या होगा? कैपिटल स्ट्रक्चर. अपना ऑप्शन दिया रहता है तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो कि कौन सा ऑप्शन एकदम मतलब यहाँ पे तो फिट बैठता ही नहीं है, तो सबसे पहले उस चीज को एलिमिनेट करो. आंसर एमसीक्यूज वाले एकदम बनते चले जाएंगे. नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ. अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है द डैश फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंश्योर्स द बायर्स दैट गुड्स conform to predetermined standards of quality and reduces the need for inspection. तो कौन सा फंक्शन मार्केटिंग का ये इंश्योर करता है बायर्स को कि जो गुड्स हैं, जो भी सामान है, वो क्वालिटी मतलब उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है. ठीक है. तो फिर बाद में बोलता है इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट गुड्स बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्वालिटी एंड हेल्प्स इन रियलाइजिंग हायर प्राइसेस फॉर हायर क्वालिटी आउटपुट. प्रोडक्शन डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं होगा. मार्केटिंग प्लानिंग नहीं. ब्रांडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग आंसर होगा. क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. क्वालिटी हम चेक कैसे करते हैं? तो प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड भी तो देखेंगे ना, ग्रेडिंग भी तो देखेंगे ना. ठीक है. नाउ
क्वेश्चन नंबर 16, टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू, तो हमारा अभी 4 क्वेश्चन बाकी है, वो भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, आपको पता होगा क्या होगा। सेकेंड होता है सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी डेल्ट, ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज डील की जाती हैं, और प्राइमरी मार्केट में यहाँ पे इशू ही किया जाता है, ठीक है, फर्स्ट हैंड मार्केट जिसको आप बोल सकते हो। तो ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्राइमरी मार्केट। ओके, देयर इज नो फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन, ओनली बाइंग ऑफ securities takes place, securities cannot be sold there, prices are determined by demand and supply of the security, it directly promotes capital formation। तो यहाँ पे not ट्रू फॉर प्राइमरी मार्केट पूछा है ना, जो कि गलत है। तो आंसर हो जाएगा प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटी। नाउ ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस अ कंपनी विल फिक्स हाई प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट। जो भी सिचुएशन दिए हुए हैं उन वैसे कौन से सिचुएशन में कंपनी अपने प्रोडक्ट का हाई प्राइस फिक्स करेगी। पहला ऑप्शन है व्हेन फर्म्स ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन लार्जर शेयर ऑफ द मार्केट। जब फर्म का ऑब्जेक्टिव लार्जर शेयर, मार्केट का लार्जर शेयर ऑब्टेन करने का हो। व्हेन द फर्म इज फेसिंग डिफिकल्टीज इन सर्वाइविंग इन द मार्केट बिकॉज ऑफ इंटेंस कॉम्पिटिशन। जब कोई फर्म मार्केट में सर्वाइव करना डिफिकल्ट महसूस कर रहा हो, कोई मार्केट इंटेंस कॉम्पिटिशन के चलते। When the firm wants to cover high cost of research and development to attain product quality leadership। और ऑप्शन नंबर 3 है, सी है, जब कोई फर्म अपना कॉस्ट को कवर करना चाह रहा हो, जो उसने कॉस्ट पैसे खर्च किए हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ताकि क्वालिटी इंप्रूव हो पाए प्रोडक्ट का, उसमें खर्च किया, तो उस कॉस्ट को कवर करने का सोच रहा हो। व्हेन द फर्म वांट्स टू मैक्सिमाइज इट्स टोटल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। नहीं, तो आंसर हो जाएगा जब कोई फर्म अपने कॉस्ट को कवर करने का सोच रहा हो क्वालिटी रीजंस के चलते, ठीक है, तो तब उस कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हाई रखने चाहिए, क्योंकि कॉस्ट भी कम हो जाएगा और क्वालिटी प्रोडक्ट भी कंज्यूमर को मिल जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, बार बार ऑप्शन निकल रहा है मुंह से, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कंज्यूमर्स एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इन जो भी ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें से कौन से कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे, ठीक है, कौन सा ऑप्शन कंज्यूमर नहीं कहलाएगा एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो पहला ऑप्शन है अ पर्सन हु अवेल्स एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पार्टली पेड। A person who avails any service for a consideration which has been partly paid। अब कोई भी आदमी जो भी उसको सर्विस अवेल किया है, कोई भी सर्विस उसने अवेल किया है, उसका वो क्या कर रहा है, आधा ही पेमेंट कर रहा है, ठीक है। Any user of goods any user of goods if such use is made with the approval of the buyer। नहीं, a person who purchases goods through online means, ये तो कंज्यूमर है ही भैया। a person who obtains goods for resale purposes। अब देखो, अगर कोई कंज्यूमर, कोई बंदा क्या किया है, गुड्स खरीदा है रीसेल पर्पस के लिए, तो वो तो बिजनेस करेगा ना उस गुड्स से, कंज्यूमर तो वो नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल पर्पसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है As per Consumer Protection Act 2019, the consumer has a right to get relief in case the product or service falls short of his expectations. Which consumer right is discussed in the above statement? ये क्वेश्चन पूछा है एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंज्यूमर हैज अ राइट टू गेट रिलीफ इन केस द प्रोडक्ट और सर्विस फॉल्स शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन। जब किसी प्रोडक्ट, मतलब कहने का बात यह है कि जब किसी प्रोडक्ट से कोई कंज्यूमर खुश ना हो, सेटिस्फाइड ना हो क्वालिटी से उसके, तो वो
कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, तो राइट टू बी हर्ड नहीं, राइट टू बी अश्योर्ड, ये तो अश्योरेंस का बात हो रहा है, नहीं। राइट टू सेफ्टी नहीं, ये हो जाएगा राइट टू सीक रीड्रेसल, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। तो आप लोग ना कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को सेबी इस्टेब्लिश कब हुआ था, ठीक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कब हुआ था, डेट भी, ईयर भी, मंथ भी, सब ठीक है। नाउ ऑप्शन है ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ द सिक्योरिटीज, ये तो फंक्शन है भैया सभी का। कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, ये तो है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट, ये भी फंक्शन है सेबी का। तो जो फंक्शन नहीं है सेबी का वो है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ये प्राइसेस फिक्स थोड़ी करता है सिक्योरिटीज का, है ना। ये तो केवल इंटरमीडियरीज को ट्रेन करता है, कंट्रोल करता है इनसाइडर ट्रेडिंग को, और रजिस्टर करता है ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स को, और ये भी देखता है कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करता है, कौन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आपका होमवर्क कह लो या जो भी कह लो, बस कमेंट करके बता देना कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कब हुआ था, व्हेन वाज सेबी इस्टेब्लिश, डेट, मंथ, ईयर, सब, ठीक है। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट के अब वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी ना करते हुए यहीं पे थम जाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको तो पता ही है क्लास 12 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को। चलो फिर बाय एंड गुड नाइट।